आप देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर कहीं से निर्यात किए गए, इंपोर्ट किए गए बिहार में, तो गुजरात से थे। अगर कोई अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ बिहार में, तो वो एक गृह मंत्री के तौर पर कर रहे हैं या भाजपा के व्यक्ति के तौर पे कर रहे हैं? सीएम तो छोड़ दीजिए, जब प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टा 6 गोली सिक्सर का छाती में ठोकी, ये सब कर रहे हैं, तो फिर हम इन लोगों से और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? तो भले गृह विभाग नीतीश जी के हाथ में है, लेकिन पूरा कंट्रोल 3 लोगों के हाथ में है। जहां तीर नहीं, वहां लालटेन ही तीर है। तो जो जेडीयू के भी समर्थक हैं, वो सभी लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश जी को खत्म करने में पूरी तरीके से बीजेपी लगी हुई थी, लगी हुई है और लगी हुई रहेगी। कि चुनाव खत्म हो गए, लेकिन भाजपा की तरफ से, एनडीए का पूरे गठबंधन की तरफ से सीएम का कोई फेस डिक्लेयर नहीं हुआ। हमें तो पता है हम सरकार बना रहे हैं, हमारा पूरा नजर अब स्ट्रांग रूम के ऊपर है, कहीं कोई धांधली ना हो, कहीं वोट चोरी ना हो। अच्छा। क्लीन स्वीप मारेंगे दूसरे चरण में। इस तरह का वोटिंग का पैटर्न तब देखा गया है जब तक हमारी आरजेडी की सरकार बनी है। हर जगह लोग एक ही बात बोल रहे हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम थक गए। विजय चौधरी जी, संजय झा जी, ललन जी, ये तीनों मिलके पूरा संभाले हुए हैं और बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वोट भी चोरी नहीं करते हैं, हरियाणा में तो सरकार ही चोरी कर ली, तो यहाँ ना वोट चोरी होगा ना सरकार की चोरी होगी। और वो जो मुझे दिखा उनकी भाषा में, वो मुझे पुराना, एकदम पुराना वो जो दौर था, जातिवाद और सामंतवादी मानसिकता मुझे पूरी तरीके से हावी दिखी। प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ था पटना में, देखा था आपने? हाँ, बिल्कुल देखा था। कहीं खड़े थे नीतीश कुमार जी। जिस तरीके से नीतीश जी का असम्मान करते हैं ये लोग, उनको कहते हैं ना, अपमानित करते हैं ये लोग। पर ये बात तो तय है कि नीतीश जी अब पूरी तरीके से हाईजैक्ड हैं। जो भाषा ललन सिंह जी ने इस्तेमाल की कि जो भी आपके खिलाफ के नेता हैं उनको घर में पैक कर दीजिए, आरजेडी वालों को पैक कर दीजिए, तो खैर ये दौर बीतेगा और जल्द बीतेगा। कुछ ही दिन बचे हैं गिनती के, खुश हो लेने दीजिए, जंगल मंगल करने दीजिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज एक बार फिर हमारे साथ दा स्वतंत्र पर बिहार चुनाव पर चर्चा करने के लिए आरजेडी की फायर ब्रांड प्रवक्ता प्रियंका भारती जी जुड़ी है। प्रियंका जी, दूसरे चरण का मतदान अब सामने है, कल उसके लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर जी का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, आरजेडी की सरकार बिहार में बन सकती है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि वो कह रहे हैं, उनको भीतर भीतर महसूस हुआ होगा। ये महसूस पूरा एक अंडर करंट ही था बिहार में बदलाव का। और आपने देखा होगा कि सबके बयानों में खैर बहुत डिफरेंस दिखता है, लेकिन एक बात जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चुनाव खत्म हो गए, लेकिन भाजपा की तरफ से, एनडीए का पूरे गठबंधन की तरफ से सीएम का कोई फेस डिक्लेयर नहीं हुआ। तो जिस दल के पास सीएम है ही नहीं, वो दल सरकार क्या बनाएगी? हमारे पास सीएम भी है, हमारे पास सीएम के फेस है, और सीएम के फेस बनाम हमने पूरा चुनाव मुद्दों पर लड़ा है, क्योंकि हमारे सामने कोई नहीं थे। हमारे सामने मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे, गरीबी के मुद्दे, पलायन के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, पेपर लीक्स के मुद्दे, जिससे यहाँ के युवा, आवाम, यहाँ की गरीब आबादी, सभी लोग त्रस्त थे, परेशान थे। तो मुझे लगता है कि इस बार चाहे भाजपा के जितने भी लोग पॉजिटिव बोले, निगेटिव बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा पूरा नजर, हमें तो पता है हम सरकार बना रहे हैं, हमारा पूरा नजर अब स्ट्रांग रूम के ऊपर है, कहीं कोई धांधली ना हो, कहीं वोट चोरी ना हो। अभी हमारा पूरा फोकस वही है। दूसरे चरण के वोटिंग के बारे में क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके, क्योंकि पहले चरण में तो बहुत ही बम्पर वोटिंग हुई है। दूसरे एकदम चरण के बारे में क्या क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके की खबरें आ क्लीन रही है स्वीप आपको? मारेंगे, अच्छा। क्लीन स्वीप मारेंगे। दूसरे चरण में, पहले चरण के मतदान में एक ऐतिहासिक मतदान हुआ, आपको भी पता है। बिल्कुल। आजाद भारत में बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग अगर हुई है तो इस बार हुई है। और वो इस तरह का वोटिंग का पैटर्न तब देखा गया है जब तक हमारी आरजेडी की सरकार बनी है। और इस बार हम महागठबंधन में तब तो और मजबूत है, सभी दल हमारे साथ है। यहाँ पे गुप्ता जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट अलायंस, हमारी सारी पार्टियां हैं, सब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार तो बदलाव तय है। पहले फेज में हमने देखी है कि जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, सेकंड फेज में भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जहां भी जा रही हूँ, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ आपको विक्रांत जी, जी। हर जगह लोग एक ही बात बोल रहे हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम थक गए। अगर किसी को हमने 20 साल दिया है, तेजस्वी जी को हम लोग 20 महीना तो दे ही सकते हैं, और हम देखेंगे। एक चीज मैं कल तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कल जो एक वीडियो जारी किया उसमें ये कहा
कि गृह मंत्री अमित शाह खुद अधिकारियों बिल्कुल से संपर्क कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की खबरें सच में आप लोगों के पास आई हैं? और आई एक है, और तभी चीज तो उन्होंने कह रहे कहा, हैं। एक और चीज प्रियंका जी, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी के जानकारी के बगैर अधिकारी वहां हम्म। से भी संपर्क किए जा रहे हैं। तो थोड़ा अगर समझा पाए। आप देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर कहीं से निर्यात किए गए, इंपोर्ट किए गए बिहार में, तो गुजरात से थे। 10-11 के अराउंड किए गए हैं। तो या फिर हो सकता है आंकड़ा उससे ऊपर भी हो, लेकिन जितने भी किए गए मैक्सिमम गुजरात से किए गए। ये कोई संयोग हो सकता है क्या, बताइए तो? प्रधानमंत्री भी गुजरात से आ रहे हैं, गृह मंत्री भी गुजरात से आ रहे हैं। और खास तौर पर अगर कोई अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ बिहार में, तो वो एक गृह मंत्री के तौर पर कर रहे हैं या भाजपा के व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बिहार में चुनाव है और हमने सभी की भाषाएं देखी हैं, चाहे वो हिमंता विश्व शर्मा की भाषा हो या मोदी जी की भाषा हो, कोई भी बिहार के मुद्दे पर नहीं बात कर रहा है। कोई हिमंता जी की भाषा तो, जो मैं आज पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, बोल रहे हैं कि बेटा तेजस्वी तेरा बाप नहीं छू सकेगा। मतलब इस तरीके की भाषा निंदनीय है। सीएम है वो और इस तरह से बोलते हैं। और प्रधानमंत्री, जब सीएम तो छोड़ दीजिए, जब प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टा 6 गोली सिक्सर का छाती में ठोकी, ये सब कर रहे हैं, तो फिर हम इन लोगों से और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन हमें हम ये मानते हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होगा। किसी भी तरीके से कितना भी मीटिंग कर लें, तो इनके हाथ में सरकार नहीं जाने जा रही हो। और एक और वजह है, क्योंकि नीतीश जी को इनको पूरी तरीके से साइडलाइन करना है। तो भले गृह विभाग नीतीश जी के हाथ में है, लेकिन पूरा कंट्रोल 3 लोगों के हाथ में है। विजय चौधरी जी, संजय झा जी, ललन जी, ये तीनों मिलके पूरा संभाले हुए हैं और बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो अंदर अंदर तो ऑलरेडी विलय हो चुका है। इसीलिए आपको एक नारा दिख रहा होगा, हर वो नारा हर जगह ग्राउंड पर भी दिख रहा है। वो है कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही तीर है। तो जो जेडीयू के भी समर्थक हैं, वो सभी लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश जी को खत्म करने में पूरी तरीके से बीजेपी लगी हुई थी, लगी हुई है और लगी हुई रहेगी। पर हमारा अभी यही है कि इंटरनली जो इनको करना है वो करते रहें, लेकिन फोकस ये है कि हम एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। क्योंकि हमने देखा है, अब ये वोट भी चोरी नहीं करते हैं। हरियाणा में तो सरकार ही चोरी कर ली। तो यहाँ ना वोट चोरी होगा ना सरकार की चोरी होगी। प्रियंका जी, आपने जो बात कही हिमंता की भाषा वाली, मैंने आपका ट्वीट भी देखा था। आप इतना मुस्कुरा कर तथ्यों के साथ बातचीत करती है, जवाब देती है, लेकिन आपके ट्वीट में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा था। अरे तो जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, क्या आपको लगता है कि वो जायज है? या वो कोई भी वो भाषा सभ्य व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है? और वो जो मुझे दिखा उनकी भाषा में, वो मुझे पुराना, एकदम पुराना वो जो दौर था, जातिवाद और सामंतवादी मानसिकता मुझे पूरी तरीके से हावी दिखी। लालू जी पिछड़े समुदाय से आते हैं, तेजस्वी जी पिछड़े समुदाय से आते हैं, और हिमंता विश्व शर्मा जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तू, तेरा बाप, तेरा बेटा, इस तरीके का भाषा कौन इस्तेमाल करता है? जो हमारे प्रति नफरत रखता हो ना, तभी तो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा। वो कहीं से भी, कहते हैं ना कि कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैंने बस इतना ही लिखा है कि अगर अगर जैसे को तैसा किया जाए, हम यही भाषा इस्तेमाल आपके लिए कर दें, तो कल को कोई लफंगा बोल देगा। इसका मतलब क्या है? कि वो लफंगाई वाली भाषा है, गुंडई वाली भाषा है। उससे अगर कोई सड़क छाप, मतलब सड़क किनारे रहने वाला कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो 1 मिनट समझ में भी आता है कि ठीक है, वो वही वहां करने के लिए बैठा है, आप ही का लोग है, करता होगा। पर आप तो इतने बड़े पद पर पहुंच गए, उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं, तो ये तो शोभा नहीं देता है ना राजनीति में। बिल्कुल सही बात है। प्रियंका जी, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि कल मुकेश सहनी को लेकर के बहुत अफवाहों का दौर चलाया। पूरा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर चलता रहा कि मुकेश सहनी साथ छोड़ सकते हैं, तेजस्वी से अलग हो सकते हैं, एनडीए में चले जाएंगे। आखिरकार जब उन्होंने अपना ट्वीट खुद लिखा, उसके बाद इन सब पर रोक लगी। तो क्या ये आखिरी दौर में कुछ कोशिश की जा रही है क्या? जिनका अपना घर ठीक नहीं है, वो इधर उधर बगले झांकते ही फिरते हैं। वही बात है। यहाँ पे ना इनका मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो रहा है, मैनिफेस्टो में साथ खड़े नहीं रह पा रहे। आपने देखा था ना, 57 या 56 सेकंड का मैनिफेस्टो हाँ। का ये लोग पीसी किए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज तक इतिहास में नहीं देखा गया उस तरीके का। तो जो साथ में खड़े नहीं हो सकते, जिनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं है, जो मान लीजिए जहां पे चिराग जी के कैंडिडेट है, वहां जेडीयू के लोग लड़ रहे हैं, जहां जेडीयू है वहां पे कोई और उतार दे रहा है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम खिलाफ भी लड़ेंगे, वो हमारी सीट थी। तो पूरा कहते हैं ना कि लड़ाई है अंदर में। तभी तो कंबाइंड तौर पर एक साथ आकर के इन लोगों ने आज तक, बिहार का चुनाव खत्म होने को है, कल लास्ट वोटिंग है, तब भी इन लोगों ने आज तक सीएम का चेहरा डिक्लेयर
नहीं किया है, क्योंकि इनको पता है ये सरकार ही नहीं बना रहा है। और वहीं हमारी तरफ आप देख लीजिए, हर मंच पर हम लोग साथ थे। आईपी गुप्ता जी, मुकेश सहनी जी, तेजस्वी जी, राहुल जी भी आए, प्रियंका जी भी आई, सभी लोग लेफ्ट के सारे हमारे नेता माले के सभी लोग सब साथ में थे, और साथ में मिलकर के हम हर जगह लड़ते दिखे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार के उस मुद्दे से है जो हर गरीबों को परेशान कर रही है, युवाओं को परेशान कर रही है। बेरोजगारी पलायन का दंश बिहार बहुत झेल चुका है, इसलिए अब हमारे पास समय नहीं है कि हम उनके ऊपर कुछ बोलें भी। हमारा यही फोकस है कि जल्द से जल्द 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो, हम सरकार बनाए, और युवाओं को जो हमने वादा किया है कि 20 दिन के अंदर हम कानून पारित करेंगे ताकि हम सरकारी नौकरी हर घर पहुंचाए, वो हम करें। हमारा पूरा फोकस है कि अब सरकार बनते ही किस दिन जल्द से जल्द काम शुरू हो। और लेकिन अब तो आप कह रही हैं कि बीजेपी नीतीश जी को ज्यादा वो नहीं दे रही थी, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में अभी 2-3 दिन पहले नीतीश जी के पोस्टर वोस्टर बैनर वगैरह सब लग गए। तो लग रहा है कि बीजेपी को भी ये लग रहा है कि नीतीश जी के बगैर उनकी नैया आगे नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ था पटना में, देखा था आपने? हाँ, बिल्कुल देखा था। कहीं खड़े थे नीतीश कुमार जी? नहीं ललन थे, जी थे, ललन ललन जी। सिंह जी थे, ललन सिंह जी। और पिछले हमको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश जी का असम्मान करते हैं ये लोग, उनको कहते हैं ना, अपमानित करते हैं ये लोग, उनको भी भीतर महसूस हो रहा होगा ये चीज कि हमको नहीं जाना चाहिए, या उनको लाया ही नहीं गया होगा। दो वजह हो सकती है, उनको लग रहा होगा कि शायद नीतीश कुमार जी कुछ मीडिया के सामने अनर्गल बोल ना दें, या दूसरी ये भी हो सकता है कि नीतीश जी खुद भी गुस्सा होंगे, क्योंकि पिछली बार आपको याद है कमल पकड़ा के उनके हाथ में हाँ, उनको खड़ा करा दिया गया था। तो भीतर से ये महसूस हो रहा होगा कहीं दोबारा ना करवा दे हमसे ये। तो हो सकता है दोनों तीनों बातें हो सकती हैं, क्या है ये तो इंटरनली यही जानेंगे, इंटरनली क्या करवा रहे हैं ये लोग। पर ये बात तो तय है कि नीतीश जी अब पूरी तरीके से हाईजैक्ड है, ना वो सोच पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, और पूरी तरीके से इन लोगों ने उनको घेर के रखा हुआ है। लेकिन बहुत चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश जी चाचा और भतीजे में भी कुछ बातचीत हो सकती है, शुरू हो सकती है। तो क्या इस तरीके का भी कुछ है, या ये केवल कयासबाजी नहीं, चल रही है? देखिए मैंने तो आपको कहा ना कि हमारा फोकस अब सिर्फ इसी बात पर है कि जल्द से जल्द 14 तारीख को रिजल्ट आए, और उसके बाद हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए काम कर पाए। क्योंकि सिर्फ वही 17 महीना था तेजस्वी जी का कार्यकाल, इसमें एक पेपर लीक नहीं हुआ था। हमने तुरंत तुरंत परीक्षाएं भी करवाई, तुरंत रिजल्ट भी डिक्लेयर करवाए, नौकरी भी बांटी, गांधी मैदान में रोजगार का महारैला लगाया, एक दिन में 1 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए। हम चाहते हैं कि बिहार में हर दिन ऐसा ही महारैला लगाया जाए, नौकरी का, रोजगार का, पलायन को रोका जाए, यहाँ पे आईटी पार्क्स लाए जाए, यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज का निर्माण करें, हम लोग फैक्ट्री खोलें। क्यों कहीं भी पता है विक्रांत जी, मैं गई, महिलाएं मुझे बिठा करके बोल रही हैं कि तेजस्वी भैया को हम लोग का एक मैसेज पहुंचाइएगा, बोलिएगा कि एक छोटा सा फैक्ट्री खोल देना, हम लोग स्वावलंबी होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो महिलाओं को भी या यहाँ गरीबों को बस एक मौका चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार बने, और हर दिन हर व्यक्ति खुशहाल रहे, सबको मौका मिले आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, सामाजिक आर्थिक न्याय को हम बिहार की धरती पर पूरी तरीके से स्थापित कर पाए। एक बस अंतिम सवाल, मुझे पता है कि आपको भागना है, बस एक अंतिम नहीं सवाल नहीं, कोई कि बात मोकामा की जो घटना हुई उसके बाद ललन सिंह जिस तरीके से वहां पर गए थे, केंद्रीय मंत्री होते हुए उन्होंने जिस तरह का जी, बयान दिया था, बयानबाजी उसके की थी, बावजूद प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लगातार हर आप रैली नहीं में बचे। जंगल राज की याद दिला रहे थे। वो घटना और उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री का उस तरीके से बयान आना, हालांकि अब ललन सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे, मीडिया से कुछ दूरी उन्होंने बनाई है, तो क्या क्या इसके पीछे चल रहा है? देखिए सिर्फ ललन सिंह जी का प्रधानमंत्री जी के साथ देखना कोई संयोग थोड़ी है। हम्म। बीजेपी तो हमेशा से दलित, वंचित, पिछड़ा, इति पिछड़ा, मुसलमान विरोधी रही ही है, कोई नई बात नहीं है इनके लिए। तो जो भाषा ललन सिंह जी ने इस्तेमाल की कि जो भी आपके खिलाफ के नेता हैं उनको घर में पैक कर दीजिए, आरजेडी वालों को पैक कर दीजिए। आरजेडी में तो सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर तौर पर तो वंचित तबका मुखर है, मतलब उनका यही कहना था उन लोगों को पैक कर दो। आप विजय सिन्हा जी की भाषा देखिए, कह रहे थे कि आप वो दलित इलाके में गए थे, वो दलित बस्ती थी, पिछड़ों की बस्ती थी, और वहां पर उनसे लोग सड़क पे एक सवाल कर रहे थे कि आपने सड़क नहीं दिया, वोट किस नाम पे मांगने आए? बोल रहे थे रोड नहीं तो वोट नहीं। और उसी पे पता है क्या बोल रहे थे विजय सिन्हा जी? बोल रहे थे कि हम आप लोग क्यों हम लोग को ऐसा गार्ड देते हैं जो गोली ना चलाए। कह रहे थे कि इन लोगों के सीने पे बुलडोजर चढ़वा देंगे हमारी सरकार बनते ही। तो यही इनका सपना है ना, यही इनकी सोच है कि दलित पिछड़े के सीने पे तुम बुलडोजर चढ़वा दो, अपने गार्ड को कहो, मतलब आपको गार्डिंग के लिए जो पुलिस ऑफिसर दिए गए, ऑफिसर दिए गए इसलिए मिले हैं क्या कि आप दलितों पिछड़ों पे गोली चलवाते घूमिए? तो
इन लोगों को प्रधानमंत्री साथ लेकर घूमते हैं। तो इसका तो सीधा वो मैसेज दे रहे हैं ना कि हाँ, तुम लोग डर के रहो, हम लोग तुमको डराने के लिए ही हैं। तो खैर ये दौर बीतेगा और जल्द बीतेगा, कुछ ही दिन बचे हैं गिनती के। खुश हो लेने दीजिए, जंगल-वंगल करने दीजिए। और बिहार में तो ये जो इनका फैलाया जो राज है, जो सामंतवाद का राज है, इसका अब खात्मा होने वाला है। 14 तारीख को हम लोग खुशी का पैगाम देंगे, मोहब्बत बाँटा जाएगा, जो नफ़रत की दुकान है वो बंद होगी। और विजय सिन्हा जी की अपनी सीट फंस गई है क्या? वो वहां पर प्रशासन को भी धिक्कार रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रशासन को धिक्कार है। अरे भाई, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, और वो सब धिक्कार कुछ। धिक्कार रहे थे और प्रशासन को। किसको रहे थे धिक्कार रहे थे? वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि खुद डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर खुद ही कह रहे हैं विजय सिन्हा जीतेगा रे, देखो विजय सिन्हा। मतलब अजीबोगरीब परिस्थिति थी वो, जिस तरीके से वो बर्ताव करते, लग रहा था कि सब और हमारे एमएलसी को कह रहे हैं कि शराब पिया हुआ है, इस हाँ, तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी करा लिया, बिल्कुल कहीं खुद कुछ जाके। नहीं निकला। पर सवाल तो यहाँ बनता है ना कि डिप्टी सीएम ये भाषा कैसे बोल सकता है कि शराब मिल रहा है, जबकि आप सरकार में हैं और यहाँ शराबबंदी है। तो ये सारे सवाल तो खुद वो खुद पे खड़े कर रहे हैं। पर हम तो यही कहेंगे कि बिहार का हर व्यक्ति अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, कुछ भी ना देखते हुए, मैं कह रही हूँ ईमानदारी से आपको, चाहे महिलाओं हो युवा, एकदम यूनाइटेड हैं। सबके मुंह से यही निकल रहा है कि बदलाव इस बार होगा और 14 तारीख को हम और आप बदलाव देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपने समय निकाला, और 14 तारीख को नहीं, कोई फिर बात आपसे नहीं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे एकदम। नतीजे वाले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। आभार।